क्लास नोट्स निकालिए। हाँ भाई। और होमवर्क कंप्लीट है? बेटा आवाज वहां से ज्यादा आती है जहां लोग करते नहीं है। कर रहे हो ना बेटा? बन रहे हैं क्वेश्चंस? ओके ग्रेट। तो कल हमने उद्घाटन तो कर ही दिया था, नारियल तो फोड़ ही चुके हैं। किसका? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया था कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? पक्का? क्या सेंटर ऑफ मास जरूरी है कि बॉडी का सेंटर हो? कल अगर कोई आपसे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पूछ ले, क्या आप बता पाएंगे? सेंटर ऑफ मास किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसका एक्सेलरेशन बिल्कुल वही होता है जो कि किसी एक सेम मास के पार्टिकल का होता है। क्या यही बात थी भाई? हाँ बताओ। क्या बोल रहे? ठीक, बैठो आराम से। मतलब कोई मार्क थोड़ी है, इमेजिनरी बोला जा रहा है। ये तो हमने अपनी फिजिक्स को समझने के लिए बना लिया है। ऐसा थोड़ी है कहीं पे थप्पा लगा होगा कि यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। अब हम यहाँ पर, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा फिर समझाऊंगा। बुखार आ रहा है? वो दिन भूल गए जब नाले के किनारे थोड़ा फास्ट है ना? फ्री तो आजकल बहुत रहते होगे। क्या नो? तुम्हारा आंसर हमेशा नो क्यों आता है?
बहुत बिजी चल रहे हो? क्यों, सुबह सुबह पोहे का ठेला लगाने जाते हो? कहाँ जा रहा है तुम्हारा टाइम? अभी से साइड में बिजनेस शुरू करना शुरू कर दिया है क्या? कि बाद में जब बापूजी लात मार के निकाल देंगे तो पेट भरने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए होगा। यस सर। अरे बहुत ठंड है बे, एसी चलवाओगे निपट जाओगे। ये पीछे बैठ के जो कमेंट बाजी करते हैं ना, ये जो कमेंटेटर बनना है, काउंसलर बनते हुए दिखाई देंगे कुछ दिन, यही नीचे बैठे होंगे, लोगों को बता रहे होंगे अपने क्लासमेट्स को कि आपको इस रैंक पे ये वाली ब्रांच मिलेगी इस आईआईटी में। देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे ही बोला जाता है कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास कोई एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड आउट करने होंगे? कोऑर्डिनेट्स। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं जनाब, तो सबसे पहले हमें अपना एक रेफरेंस सिस्टम बताना पड़ता है या अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी चर्चा कर रहा हूँ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की, और सपोज मेरे सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं? 3 है। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो डेफिनेटली एक से तो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। 3 के लिए बता रहा हूं, जो कहानी 3 के लिए वही 4 या 5 सबके लिए होगी। ये रहा मेरा सिस्टम, इसके अंदर इंडिविजुअल ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं, ये इनका मास दिया हुआ है m1 m2 और m3। m1 जिस पॉइंट पर रखा हुआ है, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, क्या बोला मैंने, पोजीशन वेक्टर, वो कितना है, r1। m2 जहां पे रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और m3 जहां पे रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r3। सर ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे ये कहता कि बेटा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, और z कोऑर्डिनेट क्या है, z1, क्या तुम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख पाते? तो जल्दी से बताएं मुझे जनाब कि पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जिस तरीके से मैंने r1 वेक्टर लिखा है, क्या इसी तरीके से सिमिलरली हम r2 और r3 वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मतलब एक बात तो मुझे आज समझ में आ चुकी है कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप मैं ये देखूंगा कि मुझसे किस सिस्टम का पूछा गया है, हर इंडिविजुअल बॉडी का मास देखूंगा, और फिर देखूंगा कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। यहां पर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं वो सही वक्त आने पे आपको डेरिवेशन भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो पोजीशन वेक्टर, ये जो आरसीओएम लिखा हुआ है, ये आरसीओएम क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास। अगर आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको अपना एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखना होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 m3 r3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। 3 है तो ऐसे, 4 होते तो और आगे इसी तरीके से चलते जाते। क्या समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इसी चीज को ब्रेक करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि सपोज मुझे कोई बोलता है कि भाई साहब मुझे सिर्फ एक्स कंपोनेंट बता दो, किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो मैंने यहाँ पे आर लिखा है, r1, तो उस r1 की वजह मैं क्या लिख दूंगा वहां पर, m1 का x कोऑर्डिनेट इंटू m1, m2 मल्टीप्लाइड बाय उसका x कोऑर्डिनेट, m3 मल्टीप्लाइड बाय उसका x कोऑर्डिनेट। ये आपको समझ में आ रहा है? इसी को मैंने एक्सपेंड करके ये लिखा है। आपको ये 4 अलग अलग फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला तो एक ही है। आप चाहें तो ऐसे यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इंडिविजुअली अलग अलग तीनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से कैलकुलेट करें, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। अभी हम यहाँ पे जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे सस्ते सवाल तो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि अभी जो मैं कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ डिस्क्रीट पार्टिकल की, इस पर बहुत सिंपल और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। बस वी केयरफुल, ऑलवेज फाइंड व्हाट, आर वेक्टर। क्या कर पाओगे? तो देखिए सीधे क्वेश्चंस पे ही अटैक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, सभी को सॉल्व करना है। अगर कोई बंदा बिना सॉल्व करते हुए आराम करते हुए पाया गया
तो तुम्हें पता है क्या होगा उसके साथ, नाले में उठा के फेंक दिया जाएगा। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास 4 पार्टिकल हैं। ये 4 पार्टिकल कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। उन 4 पार्टिकल्स को जब मैं आपस में ज्वाइन करता हूं तो ये मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है। क्या आपको भी लग रहा है यही? क्या बात कर रहे हो? अरे लंगूरो लग रहा है। ठीक है, ये 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। आपको जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर, आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब मैं कह सकता हूं यू हैव टू फाइंड RCOM। लिख लो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। समय शुरू होता है आपका अब। 50 पैसे का सवाल और 1 मिनट का समय आपके पास। स्क्रीन पे है आपके सवाल। टिक टिक, लास्ट 20 सेकेंड्स। करो फास्ट कैलकुलेशन, थोड़ा चला लो हाथ। कितने लोगों का सॉल्व हो चुका है? वंडरफुल। बीच वाली जनता क्या कर रही है? खुद बना देंगे बता रहे हैं। क्या पूछो, कैसे बनाओगे? आओ देते हैं भी सैंपल। आओ इधर बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, क्या करना चाहिए सबसे पहले? जो जो पार्टिकल जहां पे प्रेजेंट है, क्या उसके कोऑर्डिनेट लिख लेने चाहिए? एक पार्टिकल बेटा कहां पर है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट, इसका और इसका। ये कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये आपको इंजीनियरिंग में सिखाया जाएगा। ठीक है, मुझे तो नहीं आता, तुम्हें आता है बेटा? तो मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 इंटू पोजिशन वेक्टर कितना 0, 2 इंटू पोजिशन वेक्टर 3 इंटू दिस 4 इंटू 2j कैप डिवाइडेड बाय द टोटल मास। क्या समझ में आ रहा है भाई? तो यहां से आपका पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है? कोई एक बोलेगा क्या आ रहा है? 10 आई कैप प्लस 14 जे कैप बटे 10। क्या यही आ रहा है भाई? सभी का यही आ रहा था। इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसे लिखूंगा आई कैप प्लस 7/5 जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,7/5। इधर ही कहीं आ रहा होगा, बीच में कहीं पर। ठीक है, जहां पर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। क्या सेंटर ऑफ मास, क्या स्क्वायर का सेंटर है क्या इधर? स्क्वायर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो क्या होते हैं? 1,1। मैंने कल एक बात बोली थी, याद है? क्या बोली थी? जो तुम सोच रहे हो वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। उस गिवन सिस्टम का जो सेंटर है, जिसको आप ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं, वो सेंटर ऑफ मास है या नहीं? नहीं है। है क्या? हो सकता था। कब हो सकता था? अगर चारों के मास क्या होते? सेम होते। क्या समझ में आया? तो देखिए, इस तरीके के सवाल आपको बहुत मिलेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने आपको 4 पार्टिकल्स दे दिए,
और आपसे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछी। इसमें और भी सवाल कैसे बन सकते हैं, उसने क्या किया, 3 पार्टिकल के बारे में बता दिया, चौथे के बारे में नहीं बताया, चौथे के बारे में नहीं बताया, लेकिन सेंटर ऑफ मास बता दिया। क्या बता दिया, सेंटर ऑफ मास बता दिया। तो अगर सेंटर ऑफ मास बता दिया, क्या तुम चौथे वाले पार्टिकल का लोकेशन फाइंड आउट कर पाओगे, वो किस इलाके में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, क्या निकाल पाओगे? क्या इस तरीके के सस्ते सवाल आगे भी दिए जाएं, कितने मिनट लगेंगे सॉल्व करने में? 1 मिनट है? क्या 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑब्वियस है। तीन पार्टिकल हैं, इनका मास शायद आप लोग देख पा रहे हो, 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। इन तीनों को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जब हम इन तीनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ट्रायंगल। लेकिन वो ट्रायंगल भी कुछ स्पेशल कैटेगरी का दिख रहा है। कौन सी कैटेगरी है? क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है? क्या इसकी तीनों साइड आपस में जनाब बराबर दिख रही हैं? तो ये 2 पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं और एक पार्टिकल कहां रखा हुआ है? वाई एक्सिस पर रखा हुआ है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समय शुरू। तीस सेकंड तो हो गए बेटा। क्या हो गया है? जल्दी करो फटाफट भाई, पेन थोड़ा फास्ट चलाओ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ है ही नहीं। कैलकुलेशन चेक करते रहना। मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 1/6 आ रहा है, तुम्हारा भी यही आ रहा है? पक्का? तो ऐसे लिखने में थोड़ा मुझे ज्यादा कंफर्ट फील होता है। आपको वैसे लिखने में होता हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे लिखना चाहो आप वैसे लिख सकते हो। ऐसे मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब निकालते हैं वाई। अगर हम वाई कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × √3 डिवाइडेड बाय 6। यहां से आ जाता है कितना? √3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है सेंटर ऑफ मास का, वो आता है 1/6 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। देखिएगा भाई कितने लोगों का सही था। अरे वाह, वंडरफुल। सिंपल सा फंडा है, देखो कैसे भी रखे हो, रखने के तरीके तो 1000 हो सकते हैं। मैं चाहूं तो इसी पे यहीं पर अभी आधे घंटे में तुम्हें 500 सवाल दे सकता हूं। अभी मैंने ट्रायंगल पे रख दिया, अगली बार ट्रेपेजियम पे रख दिया, फिर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर रख दिया, फिर ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, मौज लिए जा रहे हैं। तुम्हें भी बहुत मजा आएगा कि वाह सर सारे सवाल बनते जा रहे हैं।
लेकिन ज्यादा सवाल कराने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस है। लेकिन बस आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। जैसे आपको समझ में आ रहा है ये 2 मीटर है, ये बीच वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा? 1 मीटर। ये भी कितना होगा? 1 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0। लेकिन बी केयरफुल, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, -1,0। पता नहीं कुछ लोग माइनस को तवज्जो नहीं देते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं देते हो? सर आपने ही तो बोला था कि लाइफ में से नेगेटिविटी हटा लो, तो हमने हर साइन में से नेगेटिविटी हटा दी है। क्या भाई ऐसा कुछ करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना। ये अब ये कैसे निकाले? ये मैथ्स है आपकी। ये 2 मीटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 2 sin 60 मतलब √3। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट्स पता चले, क्या आधा सवाल सॉल्व हो गया? उसके बाद तो फॉर्मूले में सभी वैल्यू को इज्जत के साथ विद प्रॉपर साइन रखना है। क्या आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे? क्या इस तरीके के सस्ते और 2 कौड़ी के सवाल अगर आपके सामने आए तो सॉल्व हो पाएंगे? आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, पता है मल्टीपल करेक्ट अगर सवाल बनाना है तो पता है क्या बनाएगा इसमें? पहला ए पार्ट पोजीशन वेक्टर, अगला बी पार्ट किस क्वाड्रेंट में है ना, अगला सी पार्ट की जो पोजीशन वेक्टर आपने निकाला है सेंटर ऑफ मास का, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्या भाई साहब इस तरीके के सस्ते सस्ते सवाल आएंगे तो तुम ये तो नहीं कहोगे सर ने ये सवाल कराए नहीं थे? क्या कह दोगे? क्या कर पाओगे? तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हमेशा नहीं बेटा, इसमें कर रहा है ज्योमेट्री की वजह से, इक्विलेटरल है तो हमेशा क्या मतलब होता है? फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हमेशा क्या क्या मतलब है? वो तो इस केस में आ रहा है क्योंकि ये इक्विलेटरल क्या है? ट्राइंगल है। बना दो ट्राइंगल तो 1000 तरीके के होते हैं, ये लो। रट्टा मारना शुरू कर देते हैं हर चीज में। हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हमने इस फैशन में उनको अरेंज किया है कि जितना तेरा मास उतना ही तेरा एक्स कोऑर्डिनेट। क्या देख पा रहे हो? 1 kg कहाँ रखा है? 2 kg, 3 kg, आगे बनाए नहीं है, ऐसे n है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितने लोगों का आ गया? क्या आ रहा है बेटा? बता बेटा तेरा क्या आ रहा है? 2n+1/3। 2n+1/3। कितने लोग आया? ओके ग्रेट वंडरफुल। ठीक है, बची हुई जनता कब निकालेगी? क्या दिवाली के बाद? क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो देखते ही छोड़ देने चाहिए। या सस्ता सवाल है क्या? लेकिन वही बात है, मैथ्स आनी चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। मैंने सुना है मैथ्स तुम्हारी सबसे फेवरेट और स्ट्रांग रही है, तो उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो एक्सियम निकालें। देखो देखते ही समझ आ रहा है वाईसीएम तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि सारे पार्टिकल किसी पे रखे हुए हैं? एक्स पे। देखिएगा 1 × 1, 2 × 2 प्लस 3 × 3। अरे बेटा ये तो ऐसा लग रहा है बटे सम ऑफ टोटल मास 1 + 2 + 3। क्या इस तरीके से चलता चला जाएगा?
ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर तो बन गया समेशन ऑफ एन स्क्वायर और नीचे बन गया समेशन ऑफ एन। पीछे वाले सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया। क्या समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो? क्या बात कर रहे हो? पक्का? तो जरा बताना भाई, मुझे तो याद नहीं है। एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे 6, एन इंटू एन प्लस वन बटे, सॉल्व हो पाएगा? यहां से अगर आगे फर्दर सॉल्व करें तो कितना आता है? इस तरीके के, ये बोला जाता है बहुत टफ सवाल है। टफ है बेटा, कोई रॉकेट साइंस लगाइए क्या? आगे बढ़े क्या? मजा बहुत आ रहा होगा, पहली बार सवाल बनने है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तुम तो बस सवाल करते जाओ बेटे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 पार्टिकल रखे हुए हैं, 1 kg 2 kg 3 kg। ठंड रखना, ठंड है ना। एक और पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल, जिसके बारे में हमें नहीं पता, बस उसके मास के बारे में पता है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकेशन ऑफ द 4 kg particle, location of the 4 kg particle, so that the center of mass, so that the center of mass is at 1,1, so that the center of mass is at 1,1। आंसर निकालो फटाफट, लेकिन आंसर तभी बोलना जब मैं पूछूं। करो करो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा, क्या है इंपॉर्टेंट, आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना भाई? कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी तुमसे, है ना? क्या आ रहा है बेटा? एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 6/3 क्या यही आया? कितने लोगों का है? अरे वाह, वंडरफुल। बीच वाली जनता बेटा क्या कर रही है? तुम्हें बासीपुर भेज दिया जाएगा, बता रहे हैं। देखो भाई, एक्सप्रेशन देखेंगे जनाब। अरे देखो देखो, अबे कबाड़ियों देखो इधर, गजब बेइज्जती है। पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम में कितने मास है? 4 है, जिसमें से 3 के बारे में तो पता है, 3 का एड्रेस तो पता है, लेकिन एक का एड्रेस नहीं पता, लेकिन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बचपन से निकालते हैं एड्रेस तो हम। ठीक है। जो 4 kg वाला पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? 4 kg वाला। मान लो वो जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y। लेकिन हमें एक बात पता है
कि इन चारों को मिलाकर के पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, 1,1 पर। तो बस खत्म, एक्सियम बराबर ये। इसी तरीके से वाईसीएम की वैल्यू लिख देंगे 1 बराबर 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 10। वाई क्या आया था, है पक्का? तो यहां से बोला जा सकता है 3/2, 4। ऐसे सस्ते सस्ते सवाल आएंगे। वो आपसे ये ऐसे नहीं पूछेगा, वो सजावट अच्छी करेगा, ये एडवांस है। बढ़िया सा लैंग्वेज लिखेगा 3 लाइन में। कितनी लाइन में? 3 लाइन में। सजावट बढ़िया होगी। फिर उसके बाद पूछेगा इन विच क्वाड्रेंट वी शुड प्लेस अ पार्टिकल सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड टू द गिवन पोजीशन। क्या लगता है सॉल्व हो पाएगा? पक्का बेटे, सहमत हो? चलिए अगला सवाल। ये आपको 3 पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे जो एक क्यूब के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। ये क्यूब है, क्या है? क्यूब, जिसकी साइड लेंथ जो है वो 1 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1 मीटर। क्या ये दिखाई दे रहा है बेटा? 3 पार्टिकल, 5 kg का इधर रखा है, 2 kg का इधर रखा है, 3 kg का इधर रखा है। इसके अलावा बस उन्होंने कुछ नहीं दिया। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके लिए आपको हायर लेवल की मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज आपको फाइंड करनी है वो है कोऑर्डिनेट्स। क्या है? कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना ना आता हो तो प्लीज आप लोग मुझसे भी ना पूछें। सन्नाटा छा गया बेटा। पीछे वाली जनता कर रही है क्या? सभी का सॉल्व हो गया है? पक्का? देख लो भाई, कोऑर्डिनेट मैंने सही लिखे हैं क्या? देख लिया करो आराम से, हर बात पे यस मत बोला करो। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार सही लिख दूं। देखना सही किया है क्या सब? क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट लिखना आपको आता होगा, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोऑर्डिनेट्स पता है तो देखो, चाहे ऑब्जेक्ट आपका XY प्लेन में रखा हो या कहीं 3D प्लेन में रखा हो। जैसे कि इस वाले केस में लोग कहते हैं ये 3D का सवाल है, मैंने कहा अच्छा। जे वाले 2D के थे, मैंने कहा अच्छा। तो लोग हेडिंग डलवाते हैं यहाँ पे, नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 3D। क्या है ऐसा इसमें जो हम नहीं कर सकते? क्या कर पाएंगे? क्या बहुत सिंपल और बेसिक सवाल है। बस हमें इक्वेशन लिखनी है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन भी क्या, सिंपल एक्सप्रेशन है। जल्दी से बताना आंसर क्या आ रहा है। रुक जाओ, सब्जी मंडी नहीं। बताओ आंसर, सही बोलना, बता दिए, ठीक है। हाँ, रिस्क है। 1/2 आई कैप
7/10 जे कैप प्लस के कैप। सही है क्या भाई? छोड़ दिया जाए क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कर पाओगे ऐसे 3D वाले? देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसी को हम देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम। मान लो मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? 2। इसमें से एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और ये इस तरीके से रखे हुए हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? l है। मुझसे ये सवाल पूछा गया कि भाई साहब, मैंने कहा हाँ बोलो, बोलो कि भाई साहब ये बताओ, मैंने कहा हाँ बोलो। कहते सुनो तो सही, मैंने कहा ओके, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे होगा? मैंने कहा इतना तो मैं बता सकता हूं, इन दोनों के कहीं बीच में कहीं होगा, मतलब बीच वाली लाइन में होगा, लेकिन एग्जैक्टली किसके पास होगा और किससे दूर होगा वो नहीं पता। वो तो डिपेंड करेगा इनके मासेस पर, लेकिन इतना तो श्योर है ना कहीं तो होगा। मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं पर है, तो उसने कहा भाई साहब ये बता दो कि ये डिस्टेंस कितना होगा। मैंने कहा R1। मैंने कहा R1। और मैंने कहा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? मैंने कहा R2। उसने कहा नालायक, R1 और R2 की वैल्यू L के टर्म्स में बताओ। किसके टर्म्स में बताओ? L के टर्म्स में बताओ। L नोन है। L इज व्हाट? नोन। अबे L इज द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2। क्या तुम R1 की वैल्यू निकाल सकते हो? R1 तो बिल्कुल वैसा ही होगा जो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? कोऑर्डिनेट। बताना इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? R1, 0। अरे हाँ या ना? पक्का? R1, 0 लिखोगे भाई? तो जा देखना एक बात, R1 की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, और इसका L, 0। तो जल्दी से देखना, R1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, हेल्प करते रहना। M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू L बटे क्या हो गया? क्या है यहां से? टफ था क्या? किसी ने कहा भाई साहब R2 भी बता देते। जिसको R1 पता है क्या उसको R2 भी पता है? क्या मैं R2 की वैल्यू को सीधे सीधे L माइनस R1 लिख सकता हूं? अरे नहीं आया समझ? ये रहा R2। कौन? अगर मेरे से R2 पूछा जाए L माइनस R1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे L माइनस M2L बटे M1 प्लस M2। सॉल्व करने में तुम उस्ताद हो, सॉल्व खुद से कर लेना, मैं तो याद करके आया हूं। M1L अपॉन M1 प्लस M2। क्या समझ आया? तो सर क्या करें? याद कर, हर चीज याद कर ले। टाइम ऑफ फ्लाइट तो याद नहीं है आज तक। क्या बताना क्या चाह रहा हूं उसको समझे। ये R1 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वेयर। ऑरिजिन नहीं बोलते, डिस्टेंस फ्रॉम M1। एक बात बताओ, अगर ऑरिजिन यहां नहीं होता, ऑरिजिन यहां नहीं होता, कहीं और होता, 3D में कहीं और होता, तो भी क्या R1 की वैल्यू यही आती? यही आती। R1 तो दूरी है किसकी? सेंटर ऑफ मास की। किससे? M1 से। वो तो मैं तुम्हें समझा सकूं आसानी से, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया? ऑरिजिन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताना, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं R1 बटे R2 की वैल्यू क्या आ रही है, क्या R1 में से R2 को डिवाइड करते हैं? क्या आपको देख के जनाब समझ आ रहा है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे ये क्या आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? कि जो डिस्टेंस है वो मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसी के ज्यादा पास हो। ये तो जीवन का नियम है, जिसपे पैसा ज्यादा है भैया। क्या बात समझ आ रही है?
क्या सेंटर वहीं शिफ्टेड रहेगा या नहीं रहेगा? इसलिए जेई में सेलेक्ट होना पड़ेगा भाई, तभी सेंटर ऑफ मास तुम्हारी तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो पाएगा, नहीं तो देखना। तो देखना ध्यान से बेटे, यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा है क्या कि अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो गया, इसका मास इससे क्या हो गया ज्यादा, तो कौन ज्यादा होगा, r1 या r2? r2 ज्यादा होगा, इसका मतलब r1 इज लेस देन r2, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसके पास होगा। जैसे जैसे इसका मास बढ़ता चला जाएगा और इसका कांस्टेंट रहा तो ये इसके और पास आता चला जाएगा। मान लो 1 kg का है, कितने का है एक, ये कितने का है 10, तो इसके थोड़ा पास होगा 100 और पास, 1000 और पास, 10,000 और पास। क्या ये दूरियां कम होती जा रही हैं? क्या फील ले पा रहे हो पूरी? क्या नहीं आया समझ में भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जिसका मास होगा सेंटर ऑफ मास उसी के पास होगा। अगर मान लो इसका उल्टा हो जाता, और अगर भैया यहाँ टक्कर बराबर की बेटे, अगर m1 बराबर m2 होता तो हम गारंटी से बोलते, और ये कितना होता, कैसा लगा? तो यहां से हमें दो बातें सीखने को मिली। पहली बात, अगर कोई टू पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लाइन ज्वाइनिंग देम इनके बीच में ही कहीं होगा। दूसरी बात कि सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस है वो इसको मास के इनवर्स रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। नोट डाउन दिस। पहला स्टेटमेंट लिखें फटाफट। अच्छा छाप रहे हो, छापो छापो बेटे छापो, जल्दी छापो। ये बात बहुत आसान सी लग रही है, लेकिन इस पर सवाल जब बनते हैं तो बहुत शानदार सवाल बनते हैं। अभी देखेंगे इसी चीज को, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास of the two particle system always lies on the line joining them, always lies on the line joining them. Next, center of mass. Next point, the center of mass divides the distance. The center of mass divide the distance between the two particles in the inverse ratio of the masses. In the inverse ratio of masses.
देखिएगा, एक पार्टिकल यहाँ y एक्सिस पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है 0,4 पर। एक पार्टिकल यहाँ x एक्सिस पर रखा हुआ है और कहां पर रखा हुआ है 2,0 पर। लेकिन इन पार्टिकल के मासेस के बारे में नहीं पता है, इन पार्टिकल के मासेस के बारे में नहीं पता है। m1 का मास भी कुछ भी हो सकता है और m2 का मास कुछ भी हो सकता है, इट इज अननोन फॉर अस, है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एट विच पॉइंट, लिखिएगा, एट विच पॉइंट कैन द सेंटर ऑफ मास lie, at which point can the center of mass lie for the given system। ऑप्शंस हैं 4। पहला ऑप्शन -1,2, सेकंड ऑप्शन 2,1, सी ऑप्शन 1,1 एंड द डी ऑप्शन 1,2। सवाल मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा अपने गरीब भाई बंधुओं के लिए। सभी गरीब भाई बंधु ध्यान से सुने। सवाल क्या है, यहां पर एक मास रखा है m2, मास क्या, आई डोंट नो। यहां पे एक मास रखा है, क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ये पता है कहां रखा हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास इन चारों कोऑर्डिनेट्स में से किन कोऑर्डिनेट्स पे प्रेजेंट हो सकता है। वैसे तो इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैं कहूंगा देखो भैया, मेरे को एक बात बताई थी सर ने कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन और इस लाइन को अगर ज्वाइन करें तो इसी पे आएगा, ना इस लाइन के ऊपर ना इस लाइन के नीचे। अब मैंने सुना है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन आता है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी लिखना आती है, क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना आती है। इफ आई विल आस्क यू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या इसकी इक्वेशन लिख पाओगे? तो बताओ क्या लिखोगे, x/2 + y/4 बराबर 1। मैंने कहा जो भी कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी केयरफुल, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, एक तो पहली बात दोनों के बीच में होगा तो फर्स्ट में ही होगा। जो भी कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये तो गया, ये तो है ही नहीं, कैसे पता चला। अरे वाह यार, क्या बात, तालियां बजा दो एक बार इसी बात पे। मतलब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स देखना आते हैं, वंडरफुल, है ना, क्वाड्रेंट बता देते हो, गजब, ठीक है। लेकिन ये तीन तो है, तो ये थोड़ी ना कहोगे सर तीनों फर्स्ट में है तो तीनों, जरूरी थोड़ी ना कि इसी लाइन पे लाई करें। यू हैव टू चेक, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पुट करो, ये पुट करो, देखो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, क्या ये कर रहा है, क्या है, क्या ये कर रहा है, क्या ये कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सिर्फ यही पॉइंट नहीं होगा जो सेटिस्फाई करेगा, देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट और देयर विल बी अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अगर जनाब मैं एक और ऑप्शन दे देता यहां पर 2,4, कर रहा है क्या, पक्का सहमत हो, नहीं कर रहा है, ठीक है, चेक कर लेना। 2, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, वो तो, सॉरी छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लीव इट, ठीक है। लेकिन इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि क्या करना है। आप चेक करना, यहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, देयर इज नॉट अ यूनिक वैल्यू, क्योंकि वो यूनिक वैल्यू तो किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी। लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में इस लाइन पे ही आएगा, और इस लाइन की इक्वेशन अगर हम लिख लेंगे तो ऑप्शंस को पुट कर करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कर पाओगे, क्या सहमत हो? तो देखेगा नेक्स्ट।
एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एंड symmetrical bodies always lies at their geometrical center. लिखें इस पॉइंट को, फिर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। जो भी यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, सर यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो पूरा का पूरा बॉडी किसी एक ही मटेरियल का बना हुआ है, मतलब पूरे के पूरे उस गिवन बॉडी का हर जगह डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मिलावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ एल्यूमिनियम है दूसरी तरफ गोल्ड लगा हुआ है, लेकिन इतना पैसा नहीं है तुम्हारे, गोल्ड नहीं है, लोहा है, लोहा भूल गया था, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब समझो पहले, यूनिफॉर्म का मतलब कि उसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो सेम मटेरियल से बनी हुई है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब उसके जो डायमेंशन है या शेप है वो हर डायरेक्शन में लगभग एक जैसा है। सर ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ बहुत सारे, देखो रिंग, कौन, रिंग, अगर मैं एक रिंग कंसीडर करता हूं जो कि यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म मतलब सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर वही जो तुम आज तक पढ़ते हुए आए, ये वाला, यही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लोगों ने कहा प्रूफ कर दो, मैंने कहा भक, हर चीज का प्रूफ चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाओ, तो कहा वो तो है ही नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी कर देते हैं। मैंने कहा अगर ये बॉडी सिमेट्रिकल है तो जितना मास इधर उतना मास इधर, जितना मास इधर उतना मास इधर, दोनों तरफ मास सेम है, तो इन दोनों मासेस का सेंटर कहां होगा, बीच में। ऐसे ही जितना ऊपर उतना नीचे, कहां होगा, बीच में। ये लो प्रूफ, नहीं आया समझ? इसी तरीके से और बताता हूं, मान लो ये है आपके पास, इसको आप, स्पेयर नहीं है, डिस्क, क्या है, डिस्क, इसी डिस्क को अंग्रेजी में सर्कुलर प्लेट भी बोला जाएगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास इधर। और देख लो, एक दो और देख लो जो काम आएंगे तुम्हारे, रॉड, रॉड की लेंथ L, अगर पूरी रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है, तुमने मिलावट नहीं करी है, गड़बड़ी नहीं करी है, पूरी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। ये नहीं है इधर तो एल्यूमिनियम लगा दिया सामने वाले को दिखाने के लिए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए यहाँ लोहा लगा दिया, जैसे मैथ्स में होता है, शुरुआत में जब आते हैं बढ़िया बढ़िया घी लगा लगा करके, डुबा डुबा करके, चार चार दाल बना बना के खिला रहे हैं, अब पानी पिला रहे हैं ये सब नहीं चलेगा भाई। तो इस रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड, कौन सी रॉड बेटा, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जो भी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, जो कि यहां से कितनी दूरी पे होगा, L/2 की दूरी पे। ऐसे बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, स्पेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, बनाने को मैं बनाने लग जाऊं तो 40 बॉडी बना के रख दूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन लॉजिक की बात क्या है, तुम्हें ये याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। इसमें एक और बता देता हूं जो काफी ज्यादा यूज होगा आगे जाकर के, अगर आपके पास ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, क्या बेटा, सेंट्रॉइड, जानते हो? अगर इसकी हाइट h है, इसकी हाइट कितनी है, h, तो मेरे को याद है मैंने बचपन में पढ़ा था ऐसा कि जो सेंट्रॉइड होता है वो नीचे से h/3 पे होता है, क्या तुमने भी पढ़ा है? तो ये जो सेंट्रॉइड है वही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। शकल क्या देख रहे हो, नोट करो जल्दी फटाफट।
छाप लिया। कैलकुलेशन ऑफ COM फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा? क्या कह रहे हो, बहुत तेज चल रहे हो? माहौल सेट है भाई। देखिएगा कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, मान लो तुम्हारे पास ऐसे कोई दो बॉडीज हैं, ये कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडीज हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। मुझसे बोला जाए भाई साहब, मैंने कहा हाँ बोलो, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चुपचाप से बताओ कि इस गिवन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। मैंने कहा मास बताओ, इसने कहा इसका है m1 और इसका कितना है, उसने कहा m2, ठीक है। तो देखना आज के बाद अगर इस तरीके की बहुत सारी आपको बॉडीज दी हो, अलग अलग शेप की बॉडीज दी हो, एक रॉड है, एक सर्कुलर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, एक स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बहुत सारी बॉडीज हैं आपके पास, और यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले ओरिजिन होगा कहीं ना कहीं, अरे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं निकालूंगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा COM, और मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1, और मान लो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो मैं पता है क्या करना है, क्या करना है, इसको मेल्ट करो और चुपचाप से यहां रख दो, और इसको भी मेल्ट करो, चुपचाप से यहां रख दो। मतलब अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास आज के बाद कैलकुलेट करना है और तुम्हारे पास कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी दी हुई है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज, ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल दिख रहे हैं क्या तुम्हें इतने इतने से, कौन पार्टिकल, ये तो बॉडी है। मान लो ये कोई एक बॉडी दी हुई है बड़ी सी शेप की, और ये एक बॉडी दी हुई है बड़ी सी शेप की, मान लो एक ये ट्रायंगल है और ये क्या है, रॉड है। और मैं पूछ रहा हूं इस गिवन कॉम्बिनेशन का बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो इंडिविजुअल तुम्हें बॉडीज के सेंटर ऑफ मास पता है, तो अगर कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, चुपचाप से क्या करना है, जल्दी बताओ सब लोग एक साथ, चुपचाप से। तुम्हारे लिए तो ये वैसा ही सस्ता सवाल है जैसे तुमने अभी तक किए हैं। पूरे बॉडी को मेल्ट करके कहां रख दो, और इसको भी मेल्ट करके कहां रख दो। क्या ये तुम्हारे लिए एक पॉइंट पार्टिकल सिस्टम जैसा सवाल बन चुका है? अगर मैं आपसे ये बोलता कि एक m1 मास का पॉइंट पार्टिकल और एक m2 मास का पॉइंट पार्टिकल यहाँ रखे हुए हैं और इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, क्या तुम निकाल पाते? क्या बात कर रहे हो, पक्का? तो नोट डाउन दे, एक स्टेटमेंट लिखना, टू कैलकुलेट द center of mass, to calculate the center of mass of combination of bodies, of combinations of bodies, whole mass of a individual bodies, whole mass of a individual bodies can be assumed, can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated at their respective center of mass. नोट करा। अभी आज के बाद जो भी फ्राइडे और सैटरडे को आपकी क्लासेस बची हुई हैं, अगर आप कोटा में हैं, ठीक है, नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेन्स भी होंगी तो जाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोटा में हैं तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास जरूर अटेंड करना, क्लास मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और अभी तो सिर्फ फाउंडेशन चल रहा है। अभी तो क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन चल रहा है, नींव भरी जा रही है ना। और अगर ये स्ट्रांग नहीं रहा तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो नहीं पाएगी। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा 31 को ACT है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे उसकी तैयारी भी तो करनी है, लेकिन ट्रस्ट मी, करो या मत करो, घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्लास छोड़ के करोगे तो नेगेटिव ही पड़ेगा। टेस्ट की तैयारी तो करनी है, लेकिन क्लास छोड़ के नहीं करनी है। तो अगर कोटा में हो तो अगले 2 दिन सभी को क्लास करनी है, क्योंकि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ACT की या JEE एडवांस की? ACT या JEE एडवांस? और JEE एडवांस में तो ये चैप्टर आएगा, और ACT में भी आ रहा है वैसे तो।
तो वो पता चल जाएगा उसी दिन, ठीक है, उसमें भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स या टारगेट्स अगर हमारे सामने आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएंगे, ठीक है। टेस्ट हो या ना हो, हमारा रिदम मेंटेन रहना चाहिए और हम उसी रिदम से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि छोड़ना मत, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। छोड़ दोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। अब मैं आगे उनको यूज करूंगा। अब जो क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उन्हें तो तुरंत समझ आ जाएगा, और जिसने मिस कर दिया उसके लिए फिर तकलीफ हो जाएगी, ठीक है भाई। वैसे तो ज्यादातर लोग तो जा ही रहे होंगे, सभी लोग जा रहे हैं क्या? जाओ यार जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब या घर वाले नहीं चाह रहे कि वापस आओ? ठीक है, देखेगा आगे बढ़ रहे हैं, अभी सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बातचीत नहीं बिल्कुल। जैसे कि आपके पास दो रॉड हैं, वेरी थिन रॉड्स। एक रॉड एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, इसका मास है 2 kg, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ दी हुई है आपको 10 मीटर। कितनी दी हुई है? 10 मीटर। आपके पास एक और रॉड है, पैसा बहुत है तो फुल जड़ियां खरीद खरीद के ले आए हैं और ऐसे सजा रहे हैं। क्या बम खरीदेंगे हम तो? यस सर है। अबे आतंकियों, ठीक है। ये 4 मीटर, और इसका जो मास है वो है 5 kg। कितना है? 5 kg। बेटा अगर तेरा जवाब नहीं आया ना तो तुझे ही आरडीएक्स लगा के उड़ाऊंगा मैं। ये रॉड 10 मीटर, ये रॉड 4 मीटर, इसका मास 2 kg, इसका मास 5 kg। दो रॉड है। कितनी रॉड है? दो। शकल क्या देख रहे हो, बताओ क्या बताना है? ये क्या सवाल है कि क्या पूछ रहे हो? टेम्परेचर पूछ रहा हूँ रॉड का। बताओ कितनी रॉड हॉट है? ये कोई सवाल है कि क्या निकालना है? नालायक है भाई साहब। क्या तुम्हारे लिए बहुत टफ सवाल है? तुम्हारे लिए सवाल बिल्कुल वैसा ही सवाल है, चूरन सस्ता वाला जो तुमने इससे पहले खाया था। कौन सा वाला? ये जो रॉड है, क्या है? रॉड। क्या इसको मेल्ट करके इसके सेंटर पर रख सकते हैं बेटे? 10 मीटर की रॉड है, अगर कुछ भी ना दिया हो दिमाग मत लगाना कि सर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था यूनिफॉर्म, तो मैं छोड़ आया। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हें बुला करके वहां पे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, या तुम्हारा दूध से अभिषेक नहीं किया जाएगा, वाह तुमने इस पेपर में गलती निकाल दी, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है? यूनिफॉर्म है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 5,0। ये रॉड कितने लेंथ की है? इसके कोऑर्डिनेट कहां पे होंगे? क्या मेरे लिए ये रॉड का सवाल है या पार्टिकल का सवाल है? क्या बात कर रहे हो? तो जरा ध्यान से देखना जनाब, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 2 × 5 प्लस 5 × 2 बटे 2 + 5। ये ऐसे कैसे, ये गलत कर दिया, सॉरी शक्तिमान। एक आई कैप है और एक जे कैप, आरसीएम लिख रहा हूँ, गलती हो गई भाई, थैंक यू। 5 × 2 J कैप डिवाइडेड बाय 7। क्या सॉल्व हो गया क्या भाई? क्या 10/7 आई कैप प्लस 10 क्या यही आ रहा है क्या? इंटरेस्टिंग बात है, चेक कर लेना घर बैठ करके क्या, कि इसको और इसको ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है ना, ये कोऑर्डिनेट उसी पे लाई कर रहा होगा। करेगा ही वो तो दिख ही रहा है, इसमें क्या डाउट है तुम्हें? डाउट है क्या? मिल लेना क्लास के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल। हमारे पास एक डिस्क है। क्या है? डिस्क, सर्कुलर प्लेट। कौन सी प्लेट? सर्कुलर प्लेट। इसका रेडियस दिया हुआ है 2r।
और हमारे पास एक और पैसा बहुत है, एक और डिस्क ले आए। ठीक है, ये डिस्क लग नहीं रही है लेकिन लगेगी अभी, बेइज्जती मत करना बेटा, बन जाना इस बार। क्या पहली बार देखी है डिस्क? क्या हुआ भाई, क्यों? जरा देखिएगा भाई, एक डिस्क ऑफ रेडियस आर, दूसरा डिस्क ऑफ रेडियस 2r। क्वेश्चन लिखें, both of the discs are made of the same material, both of the discs are made of a same material and have a same thickness, and have a same thickness. Find the location of the center of mass. Find the location of center of mass. ये जो है ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। फाइंड द लोकेशन ऑफ, है ओ सॉरी मास नहीं दिया हुआ, सॉरी। डेटा सफिशिएंट है बेटा, मास की जरूरत नहीं है। जैसे ये सवाल दिया जाता है आधी जनता कहती है मास तो दिया ही नहीं है, लेकिन सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें मास नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी सवाल का आंसर आ जाएगा, डेटा सफिशिएंट है। सोचिए कुछ बताया गया, यूनिफॉर्म मटेरियल हैव अ सेम डेंसिटी r/5। देखिएगा ध्यान से, कर रहे हो क्या बेटा? बहुत मार पड़ेगी, यही नागिन डांस करोगे, बता दिए तुम्हें। सॉल्व करो क्वेश्चन को फटाफट सभी लोग, पीछे वाले सबसे बोल रहा हूं। और फिर तुम्हें पता है क्या होगा यहाँ पे, बीन बजेगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके लगता है सर मास तो दीजिए। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो बिना मास के भी सवाल हो जाते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे डिस्क की बात करूं, डिस्क, किसी भी डिस्क का जो मास होता है, मास, मैंने सुना है मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। पहली बार सुन रहे हो? वॉल्यूम, अगर मुझे डिस्क का वॉल्यूम लिखना है, किसका वॉल्यूम? डिस्क का, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया इंटू थिकनेस, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। समझ आ रहा है? एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्या ये होगा? आपको एक बात तो समझ में आ ही रही है, मान लो ये छोटी वाली डिस्क का मास है, जिसका मास है m1, और बड़ी वाली डिस्क का मास क्या है? m2। m1 m2 को क्या लिखोगे? पाई 2r का स्क्वायर, r की जगह क्या लिखोगे? 2r। तो कैसे देख रहे हैं गरीब, कटोरा ले लो तुम तो हाथ में, इंटू टी। क्या इन दोनों को डिवाइड मार सकते हैं? तो डिवाइड मारोगे तो पाई से पाई, टी से टी, रो से रो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई भी प्लेनर बॉडी है इस तरीके की, तो उसका जो मास है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेडियस के स्क्वायर के। जरा ध्यान से देखना, m1 अपॉन m2 बराबर r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। क्या 1/4 आ रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरे पास m2 की वैल्यू 4m1 आ रही है? ये मुझे तुरंत समझ आ जाएगा, पहली बार किया इसलिए इतनी इज्जत से लिखा है, दोबारा नहीं लिखूंगा। पहली बार किया है इसलिए इतनी इज्जत दी है। किसको? इसको। अगली बार नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा देखो बेटा इसका मास, तुम कहोगे m। फिर पूछूंगा अगर इसका रेडियस क्या है? r, तो देखो बेटा इसका रेडियस मान लो 3r। कितना? 3r। तो इसका m, तो इसका 9m। नहीं आया समझ में? लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये प्लेनर बॉडी थी। कौन सी बॉडी थी? प्लेनर बॉडी थी। और दोनों की डेंसिटी क्या थी? सेम थी। दोनों की थिकनेस क्या थी? सेम। पता चले, सब याद कर लिया। गो विद लॉजिक्स, गो विद
लॉजिक्स। कल हो सकता है बोल दे भाई साहब ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और ये आयरन का बना हुआ है, इसकी डेंसिटी डबल है और इसकी थिकनेस हाफ है, फैल जाओगे रायते की तरह। क्या करना है, जस्ट गो विद फंडामेंटल, जस्ट गो विद फंडामेंटल। नहीं आया समझ? तो एक बात बताओ, क्या सवाल खत्म हो गया है? अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, इस बड़ी वाली डिस्क को पिघला दो। कहां रख दें पिघला के? ओरिजिन पे रख दो। मतलब मैं कह सकता हूं मेरे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पर एक मास है m2 जो ओरिजिन पे रखा हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। अरे आया कि नहीं आया? उसी तरीके से छोटी वाली को भी पिघला दो। कहां रखोगे इसको? क्या इसके सेंटर पे रखोगे? m1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर भाई साहब कसम से बताना, अगर मैं तुम्हें ये सवाल दे देता तुम नहीं कर पाते। देखते ही समझ आ रहा है, y तो क्या हो गया 0, बचा कौन x। तो मुझे अगर एक्सियो में लिखना है, क्या लिखना है एक्सियो में, क्या लिखूंगा m2 इंटू 0 प्लस m1 इंटू r। अरे गरीबो आया क्या बटे? लोग कहते हैं सर आगे कैसे सॉल्व करूं? अरे नालायक को m2 की वैल्यू क्या 4m1 लिखी जा सकती है? तो ध्यान से देखना, m1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू रख लो। किसका सही था? वंडरफुल बेटा, ये x है। कोशिश तो करी थी हीरो बनने की, लेकिन बेइज्जती करा ली अपनी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं r/5, 0 विल बी योर आंसर। दोबारा बता दूं, पूछना भी मत। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज जो भी कराया है बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बहुत बेसिक और आसान है, लेकिन अगर ये आएगा तभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज घर पे जाकर के जितना भी कराया है इसको दोबारा से कर लेना भाई। कर पाओगे? ठीक है, डिस्कशन निकालें एससीवी फटाफट। क्या बेटा? लास्ट? इनको डिवाइड कर दिया? हाँ, क्या m1 कैसे फाइंड आउट किया? अच्छा ये पूछ रहे हो। किसी का भी मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये 5वीं क्लास में पढ़ाया था है ना। वॉल्यूम, अब ये डिस्क है, क्या है डिस्क। अब डिस्क का वॉल्यूम, ये प्लेट है ना एक थिन, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया, एरिया कितना होता है डिस्क का? πr², ये रहा एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये हो गया इसका वॉल्यूम। लेकिन हर किसी का एरिया यही हो ऐसा थोड़ा ना होता है। अभी मान लो तुम्हारे पास 3D में स्फीयर होता, तो स्फीयर का क्या लिखते? 4/3 πr3। तो ये तो एरियाज हैं मतलब। ठीक है आगे, लाओ भी लाओ, करके आयो बेटे। ओवन निकालना जल्दी से फटाफट। हाँ तुम बात कर लो, करो करो। जिसे डाउट हो वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। आपस में अगर कोई बात करता हुआ पाया गया, घूसे घूसे पड़ेंगे, बता दिया। उससे पूछ लेना कैसे लगे थे, वो बता पाएगा। ओवन में क्वेश्चन नंबर 1, ओवन शीट का नहीं है एससीवी का है। शीट खोल के बैठे नालायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिएगा ध्यान से, ये दो ब्लॉक हैं, फोर्स लगाया, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आया होगा, क्या आया होगा? इलोंगेशन। हमसे ये पूछा जा रहा है वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ईच मास, टोटल इलोंगेशन एक्स का आया है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो सिर्फ इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है, तो दोनों को मिलेगा और आधा आधा मिलेगा, बात खत्म। नहीं आई बात समझ? सब बराबर कद्दू कटा, सब में बटा, लेकिन बराबर बटा। क्यों बराबर क्यों बटा? क्योंकि दोनों का मास क्या था? सेम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इस डायरेक्शन में x1 गया होगा और ये इस डायरेक्शन में x2 गया होगा, तो गारंटी है कि x1 बराबर x2 रहा होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी गड़बड़ है, उनको सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तब तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? सही। ठीक है, नहीं आई बात समझ? लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, एससी भी है तो रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगी। ठीक है, समझ गए ना गलती? तुम्हें यही डाउट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 7, 8, जो लोग नहीं कर पाए किसी कारण, बस समझ सकता हूँ, जीवन में और भी बहुत सारे काम है, रिप्लाई भी तो देना पड़ता होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालें, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो ब्लॉक है ना वो स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है v कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? vt। एक बात बताना, इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। पक्का? ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। लेकिन मैं देखते ही बोल सकता हूं कि अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू भी mg sin थीटा के बराबर होगी? देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, कितना हुआ है? vt। तो वर्क डन निकालना आता है किसी फोर्स का? कैसे निकालोगे? F डॉट एस। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लोगे? जो इसके डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। क्या कुछ गड़बड़ कर दी? सही किया ना? तो देखो mg sin थीटा का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? इनटू sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो दो साइन मिलके क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय vt। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मुझे फोर्स के सिर्फ उसी कंपोनेंट में इंटरेस्ट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, क्योंकि वही वर्क करेगा, परपेंडिकुलर वाला तो वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, चाहे वो कैसे भी चले, अगर वो सर्कल में चल रहा है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन तो हमेशा है, कौन सा? v स्क्वायर बाय आर। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, और अगर फोर्स है तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता। नहीं आई बात समझ? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब भी होता है नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, लेकिन जीरो नहीं है। रेडियल का मतलब इस डायरेक्शन में, रेडियस की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, इक्विलिब्रियम होगा क्या? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्टिव 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं करेगा? टावर कितनी हाइट का है? h का। तुम यहां से किसी पार्टिकल को v से फेंक दो, किससे फेंक दो? v से, और मान लो ये v जो है वो v0 है, कितना है? v0। ये गिरेगा नीचे, और गिरते समय मान लो यहाँ पे स्पीड क्या है? v। क्या तुम v बता सकते हो क्या होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्लास में? वर्क एनर्जी थ्योरम से तुरंत पता चल जाता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? mgh बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बराबर क्या आया? 2gh प्लस v0 स्क्वायर। देखना किस किस पे, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, v0, इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। एक चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या?
कि इसको मास और किस एंगल पे फेंका है। चाहे मैं ऐसे फेंकूं, चाहे मैं ऐसे फेंकूं, चाहे ऐसे फेंकूं, अगर जब तक स्पीड सेम है तब तक यहां पे पहुंचेगा पार्टिकल, तो भी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहे। चर्चा हो चुकी है, याद आ रहा है कि भूल गए? सवाल करने के ऑब्जेक्टिव से किया। फ्रिक्शन कौन लगाएगा? हवा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है होता है। मैं बोल रहा हूँ सस्ता है ये, थोड़ा सा ब्रांड इंक्रीज नहीं कर पा रही। अच्छा गरीबी है तो कहाँ से इंक्रीज हो पाएगी? कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा लेवल बढ़ाओ लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग क्वांटिटी। एक बात बताओ, फ्रेम वेलोसिटी जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है नहीं करती है? करती है। सर कैसे करती है? देखो क्या लग रहा है, ये रुका हुआ। अभी मैं ट्रॉली पे बैठ के आगे जाने लग जाऊं, कैसा लगेगा? चलता हुआ। तो वी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर वी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पढ़ो ऑप्शंस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रेम डिपेंडेंट। एक्सेलरेशन, ये इंडिपेंडेंट आएगा, क्योंकि आप जिस फ्रेम से देख रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे? कांस्टेंट। तो वो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम है। तो दुनिया के हर इनर्शियल फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 हो गया? नहीं आया डाउट? कैसे किया बताना जरा, बताओ चौरसिया साहब कैसे किया? ग्रेविटी का वर्क पूछा ही नहीं है। ग्रेविटी का वर्क पूछा है, वर्क डन बाय मैन पूछा है। बताओ तुम बताओ, तुम थर्ड बेंच फर्स्ट। नहीं, वर्क डन बाय मैन एमजीएच क्यों होगा? वर्क एमजी क्यों? एमजीएच तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है। एक्चुअली में एक्सप्रेशन तो ये लिखेंगे, वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। सूटकेस को उठाया, उस समय उसकी स्पीड क्या थी? 0। फाइनली रखा, वहां भी स्पीड क्या है? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं कि वर्क डन बाय मैन बराबर अभी क्या आ रहा है? इस केस में आ रहा है माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एमजीएच। ठीक है। अगर ऐसा होता कि वो सूटकेस को उठाता और टेबल पे नहीं रखता, टेबल पे नहीं रखता, तो डेफिनेटली जो उसका वर्क है वो इस बात पे भी डिपेंड करता कि उसको ऊपर लाने में कितना वक्त लगा। क्योंकि अगर जल्दी से लाता तो फोर्स ज्यादा लगाता। अरे लगाता या नहीं लाता? धीरे धीरे लाता तो फोर्स कम लगाता। यहाँ पे आपका आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने उठा के सूटकेस को दोबारा वहीं रख दिया है, इसलिए इनिशियल और फाइनल स्पीड क्या है? 0। इसलिए तुमने गलत तरीके से सोच के भी सही आंसर निकाल लिया है। जो तुमने तरीका सोचा है वो सही नहीं है। लोग कह रहे हैं ग्रेविटी का, अबे ग्रेविटी का थोड़ा ना पूछा है, किसका पूछा है? मैन का पूछा है। डेफिनेटली मैन का वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि मैन के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस केस में इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या है? 0। अगर इस क्वेश्चन में फाइनल स्पीड 0 नहीं होती तो जो तुम सोच रहे हो वो आंसर नहीं आता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी पार्ट होना चाहिए बिल्कुल। नहीं सी तो अभी दिया, फोर्स इज कांस्टेंट। अच्छा हाँ, इसमें एक्चुअली कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, वो ऑप्शन चेंज हो गया है, हाँ वो गलत था। कुछ बुक्स में ये लिखा होगा कि बॉडी मूव नहीं कर रही लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शन चेंज कर दिया गया नई वाली एससीवी में, सी ऑप्शन चेंज हो गया है। ठीक है, एक्चुअली में डेफिनेटली जो भी पुरानी एससीवी दी हुई है उसमें वो आंसर होगा, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है और पॉइंट मूव कर रहा है
तो वर्क होगा। सर एग्जांपल देना। एक रबड़ ले लो, रबड़ बॉल, क्या ले लो, बॉल, स्पॉन्जी बॉल आती है ना जिसपे वो बना होता है स्माइली, ठीक है, उस बॉल को लो और उस बॉल पे इस तरीके से फोर्स लगाओ। तो तुम जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। लेकिन बॉल मूव कर रही है? नहीं कर रही। तो वर्क हो रहा है? हाँ हो रहा है, मेहनत लग रही है ना। इस तरीके से उसको जब प्रेस कर रहे हो तो मेहनत लग रही है नहीं लग रही है? लग रही है। तो वो आंसर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं ऐसे। रॉड, यहाँ पे हिंज है, छोड़ दिया, क्या होगा? क्या रॉड नीचे जाएगी? रॉड मूव कर रही है, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो मूव किया क्या? हिंज फोर्स का वर्क कितना होगा? हाँ, जीरो। नहीं आया समझ? ऐसा हो सकता है कि बॉडी मूव कर रही है लेकिन वो पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो मूव कर रहा है। अभी रबड़ वाला एग्जांपल देखा कि नहीं देखा? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। The string becomes slack when the particle reaches its highest point, just able to complete. टॉपमोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो। टेंशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ? स्लैक। कर रहा है तो बात तो समझो। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब ये नहीं है कि वो यूं यूं हो जाए, ठीक है? तुम अपनी फील्ड से आंसर मत दिया करो। फिजिक्स में कोई अगर हमसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैक, तो स्लैक का मतलब है वो इंस्टेंट जहां पे टेंशन क्या हो जाए? जीरो। ये तो हम भी जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि वो सर्कुलर करेगा। उस पॉइंट पे, टॉपमोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी रूट एल जी होगी, पता है ना? लेकिन जस्ट उस इंस्टेंट पे एक मोमेंट, एक क्षण तो ऐसा आएगा जहां टेंशन क्या हुई होगी? जीरो हुई। तो हम तो ये बोलेंगे उस इंस्टेंट पे स्लैक। स्लैक का मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में ये नहीं होता मुड़ जाएगा ही वो। फिजिक्स की लैंग्वेज में स्लैक का मतलब क्या होता है? टेंशन जीरो। ऐसा पहले भी किया है। कब? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि कांटेक्ट कब छोड़ेगा, तुम नॉर्मल क्या कर देते हो? जीरो। जीरो पे छोड़ेगा? जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो पे तो ये टच में रहेगा। सोचना आराम से, ठीक है भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 8। टन टन टन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये रही वेलोसिटी और ये रहा एक्स फोर्स, तो इनके बीच का ये जो थीटा है, ये थीटा लेस देन क्या होना चाहिए? π/2। एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि इस फोर्स का वो कंपोनेंट इसको आगे लेके जाएगा जो वेलोसिटी के क्या है? पैरेलल। क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ही तो आगे लेके जाएगा। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हुआ तो चल बेटा स्पीड बढ़ाएंगे इसकी। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन में अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 से कम हुआ, स्पीडिंग अप। 90 से ज्यादा हुआ, स्पीडिंग डाउन। पढ़ो ऑप्शंस। द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी, मस्ट जरूरी नहीं है कि मस्ट है क्या ये? तो सर ये वाला क्या करेगा? परपेंडिकुलर घुमाएगा इसको। क्या करेगा? घुमाएगा। सर्कुलर मोशन याद करो, याद आ रहा है कुछ? सी पार्ट। द हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज। हाउ कैन यू से दैट? क्या मैं सेम हाइट पे ले जाकर के उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता क्या? ग्राउंड सरफेस पे नहीं चला सकता? हाइट के बारे में तो कोई चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। हाइट के बारे में जरूरी है कि जब ड्रॉप किया गया है क्या उसको? ऐसा लिखा है कि ड्रॉप किया गया है उसको, तो ऐसा तुम सोच क्यों रहे हो? हाइट तो कुछ भी हो सकती है, सेम हाइट पे मैं उसकी स्पीड बढ़ा दूंगा। ये लो एरोप्लेन अब उड़ना शुरू करेगा, सू हॉरिजॉन्टल गया, या हाइट चेंज हुई? स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी? ये लो बढ़ गई। क्या मस्ट की जगह मे होता तो हो ही सकता है। मे तो मे में तो सभी आते हैं, मैं सब में, सब में। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी समझ नहीं आई होगी? यस सर। ट्यूशन लगा लो इंग्लिश की, भाई से सीखोगे।
थोड़ी बहुत आती है वो भी भूल जाओगे। तो कहानी क्या है, यहाँ पे इस रस्सी को खींचा जा रहा है, ऐसा है, ये पुली है, ये ब्लॉक लटका हुआ है, इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक इंक्रीजेस बाय 20 जूल इन 1 सेकंड। एक बात बताना, ये तो तुम्हें समझ आता होगा, एनएलएम से पढ़ते हुए आए, हम जो फोर्स लगाते हैं रस्सी में वही क्या होती है, टेंशन। इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे कौन लग रहा है, mg। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय mg बराबर चेंज इन, जो कि क्या दिया हुआ है, 20 जूल। अब पढ़ो, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg। बोल सकते हो क्या, तभी बोल सकते थे जब एक्सेलरेशन क्या होता, जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे नहीं आया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ, ऑब्वियस है, रस्सी में टेंशन वही होगी जो आपने फोर्स लगाया। द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल। नो, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 जूल। बट यू कांट से दैट कि किसी एक फोर्स का वर्क 20 जूल होगा। नहीं आया समझ, क्लियर है भाई। इसके आखिरी के 4 सवाल। संघर्ष जारी रहना चाहिए भाई लोग, चाहे कम ही क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस कोशिश करते रहो, ठीक है। ये याद रखा करो, जब भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो जिसके 25% आए ना इस बार, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। जिसके जेई एडवांस में कितने नंबर आए हैं, 25%, उसका आईआईटी में क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। तो क्वेश्चन नहीं बनते तो सोच लिया करो कि वही 75% वाला क्वेश्चन है, तो तुमसे नहीं बना। पॉजिटिव रहा करो बिल्कुल। मैंने क्या बोला समझ आया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का डायग्राम वो नहीं है, हेल मत जाना। 61 तो हो गया होगा भाई, ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है, कर चुके हैं। 62 देखें, देखिए फर्स्ट पार्ट में, देखिए बातचीत नहीं आ रहा है ना, फिर क्या ना, तुम जानते हो फिर माहौल खराब करने में 2 मिनट लगेंगे भाई को, इसलिए कंट्रोल रखना, ठीक है। देखो ये थीटा है, क्या है, थीटा। ये लेंथ मुझे एल दी हुई है, कितनी दी हुई है, एल, ठीक। यहां तक ये स्ट्रेट पाथ है, फिर ये सर्कुलर आर्क है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इसको यहां से जस्ट यहां तक पहुंचाना है, यही तो लिखा हुआ है। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक। मतलब जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो। क्या बात समझ आ रही है, तो ध्यान से देखना, अगर ये आर है, ये क्या है, आर, समझदार हो, ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। आराम से देखना, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा, सोच लो आराम से, ठीक है। ये टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो देखना ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला आर कॉस थीटा, तो ये एच कितना हो गया, पक्का, क्लियर है बेटा। ये एल है, एल, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, ये एल साइन थीटा। सर ये क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मैं यहां से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक क्या लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो सिर्फ एक ही फोर्स है जिसने वर्क किया है, ग्रेविटी। कौन है, ग्रेविटी। अगर मैं ग्रेविटी का वर्क लिखूं तो लिखूंगा माइनस के mg, नीचे से कितना ऊपर गया है, एल साइन थीटा। सिर्फ एल साइन थीटा है, आगे भी गया है, कितना गया है, नहीं आया समझ। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी थी, क्या यहां से ए पार्ट आ जाएगा भाई, पक्का। अब देखना बी पार्ट क्या है,
अब बोल रहा है यहां से तुम्हारे पास वी नॉट आ गया, क्या आ गया, वी नॉट। तो अब बोला जा रहा है कि भाई साहब सेकंड वाले केस में जब हमने यहां से फेंका तो उसको 2 वी नॉट दे दी स्पीड, कितनी दे दी, 2 वी नॉट। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग व्हेन इट रीचेस द टॉप। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 2 वी नॉट दी है तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। कैसे निकालोगे, एम इंटू ए सी, क्योंकि जो भी नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकाल पाऊं क्या काम बन जाएगा। तो देखना अगला एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, मान लो उस पॉइंट पे पहुंचते उसकी स्पीड v हो गई, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो यही लिखोगे, ग्रेविटी का तो वर्क कितना ही होगा ना, चाहे यहाँ वी नॉट से फेंको चाहे यहाँ 2 वी नॉट से फेंको, बराबर क्या लिखोगे, हाफ एम 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस, सॉरी फाइनल स्पीड v, इनिशियल कितनी थी 2v, तो 4 वी नॉट स्क्वायर। क्या समझ में आया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इस वाले को चुपचाप से किसके बराबर कर देना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, किसके बराबर कर देना, हाफ एम वी नॉट। वो तो निकाल भी चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यहाँ पे v आ जाएगा, अगर v आ गया तो ऊपर वाले पॉइंट पे जो भी नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा m इंटू ए सी, और ए सी क्या है, खत्म, सी पार्ट हो जाएगा, वो आसान है। वो तो वही है cos थीटा बराबर 2/3, जस्ट ड्रॉप किया है। ऐसे क्या देख रहे हो, हो पाएगा कि नहीं। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 62। 62 आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 वैसे तो आसान सवाल है, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास में एक दो दिन मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बता दूं, उसके बाद ये सवाल एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अभी इंटीग्रेट करना पड़ रहा होगा, ठीक है, वो तो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। कितनी लाइन में, एक लाइन में। तो वही तरीका देख लेंगे, इसको अभी होल्ड पे रखना, ठीक है। 64 देखो हुआ क्या, देखो 64 जो सवाल है वो है उसका वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये आपके पास एक स्पेयर है, ठीक है, इस स्पेयर का रेडियस आर है और ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ना, फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्पेयर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। हमने यहां से पार्टिकल को छोड़ा, एकदम से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो सपोज इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कहां जा रहा है, पीछे की तरफ। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है ना, वो स्पीड किसके फ्रेम में निकालनी है, ग्राउंड फ्रेम में या स्पेयर के फ्रेम में, स्पेयर के फ्रेम में निकालनी है। तो अगर मैं स्पेयर के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहूंगा, स्पेयर के फ्रेम में अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखना बेटा, एक तो इस पे एम ए लगेगा, नोट भी करते रहा करो तुम लोग, है ना, ये बताना नहीं चाहिए एक जेई एस्पिरेंट को जो ऑल इंडिया में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्लास है क्या इसके बाद, ओके, दिमाग से निकल गया। अच्छा कल नहीं होती, आज होती है, कल नहीं होती ना, ओके ओके, मेरे दिमाग में नहीं था। नीचे क्या लग रहा है, एम जी, पीछे एम ए, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। ये एम ए फोर्स कांस्टेंट है, पीछे लग रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये आर, ये क्या है आर, तो ये डिस्टेंस कितना, तो कितना नीचे आया है, आर माइनस, और पीछे कितना गया है, आर साइन थीटा। तो देखना अगर इसके फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो स्यूडो फोर्स का वर्क एम ए इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एम ए इंटू आर साइन थीटा। क्या बात क्लियर है। और एम जी का वर्क कितना लिखोगे, एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या और कोई फोर्स वर्क करेगा, नॉर्मल वर्क करेगा क्या, दिस इज द वर्क डन बाय स्यूडो एंड दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं, खत्म। शायद जेई एडवांस के 3 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे अपन लोग। रेस देना जल्दी से, रेस देना, रेस फटाफट, क्विक क्विक। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 6 बजे छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को था कि वो क्लास नहीं होती इसके बाद।
रेस नंबर 45 में जितने भी रिमेनिंग 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 3। रेस 45 कंप्लीट, रेस 45 कंप्लीट, ठीक है। डब्ल्यूपी तो कंप्लीट रिवाइज हो ही चुका है। सर्कुलर मोशन, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ रिवीजन के लिए दे रहा हूं। क्या? सर्कुलर मोशन का S1 O2 और O1 हो चुकी है तो बढ़िया है, नहीं हुई है तो इसको रिवाइज कर लेना। क्या? सर्कुलर मोशन का S1 O1 और O2 क्या हो पाएगा? और एक काम और कर लेना, SCV के सॉल्व एग्जांपल्स नहीं हो चुके हैं, सर्कुलर के, किसके? सर्कुलर के, रिवाइज कर लेना, टेस्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, समझ रहे होगे तुम, ठीक है। एससीवी के सॉल्व एग्जांपल सर्कुलर के एक एक दोबारा फिर से लगा लेना, जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, मैं तो डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चले मिलते हैं अगली क्लास में।